हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। ये हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है सी लैटिन का डेवलपमेंटल स्टडी करने का, उसमें ये हमारा थर्ड लेसन है, जिसमें आज हम लोग स्पेसिफिकेशन की बात करने वाले हैं कि सी लैटिन की बॉडी के अंदर कौन सा टाइप का स्पेसिफिकेशन होता है और कैसे वो कंडक्ट होता है। बेसिकली अभी तक जो हम लोग अगर बाकी वीडियोस को रिकैप करें तो अभी तक हम क्या पोर्शन कवर कर चुके हैं। हमने क्लीवेज एंड एक्सिस फॉर्मेशन सी लैटिन में कम्प्लीटली कवर कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि क्लीवेज का पैटर्न कैसे इनिशिएट होता है, कैसे सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, क्या वो पैटर्न फॉलो करता है। आफ्टर दैट हमने एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन देखा, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन देखा एंड राइट एंड लेफ्ट साइड हमने जो राइट एंड लेफ्ट एक्सिस है उसका फॉर्मेशन देखा। एंड देन हमने कुछ केस स्टडी करी जो बेसिकली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं सी लैजिन के अंदर जो स्पेसिफिकेशन होता है ना। अभी तक हम कितनी बातें कर चुके हैं कि ब्लास्टुला फॉर्मेशन तक जो हमारा एक्सिस का फॉर्मेशन है और वो सारी चीजें हम कंडक्ट कर चुके हैं, कंप्लीट कवर कर चुके हैं। अब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। स्पेसिफिकेशन बेसिकली होता क्या है? स्पेसिफिकेशन इज जब आप डेवलपमेंटल स्टडी पढ़ते हो तो आपको पता है कि हमारे पास जो जायगोट होता है, ये जायगोट हमारा एक टोटीपोटेंट सेल की तरह काम करता है ना। लेकिन यही जायगोट जब आगे फर्दर डिवाइड होता है, इसमें क्लीवेज इनिशिएट होता है 2 सेल स्टेज से, ये हमारा जब 4 सेल स्टेज में आता है एंड ऐसे ही जब हमारी 8 सेल स्टेज आती है तो धीरे धीरे इसका जो टोटीपोटेंसी है वो कन्वर्ट होता रहता है। पहले ये मल्टीपोटेंट बनेगा, मल्टीपोटेंट से फिर ये हमारा आ जाता है अपने स्पेसिफिकेशन पर। धीरे धीरे इसका जो पोटेंसी लेवल है वो कम होता चला जाता है, इसका स्पेसिफिकेशन आता है गैस्ट्रुलेशन तक, यानी कि गैस्ट्रुला फॉर्मेशन तक इसके अंदर ऑलमोस्ट इसका फेट डिसाइड हो जाता है, यानी कि स्पेसिफिकेशन आ जाता है। स्पेसिफिकेशन का सिंपल वर्ड में अगर मतलब कहें तो हर एक ब्लास्टोमियर को अपना फेट पता चल जाता है, यानी कि उसे आगे जाके कौन सा रिस्पेक्टिव ऑर्गन या टिश्यू या सेल बनानी है वो डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो दो तरीके का स्पेसिफिकेशन होता है एनिमल के अंदर। एक होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। अब मान के चलिए मेरे पास ब्लास्टुला के अंदर कुछ ब्लास्टोमियर पड़े हुए हैं, है ना। ये मान लीजिए मेरा ब्लास्टुला है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मेरे ब्लास्टोमियर्स पड़े हुए हैं, है ना। अब इन ब्लास्टोमियर्स को अगर मैंने ये बताया, ठीक है, अगर मैंने इनको ये बताया कि आपको आगे जाके क्या फेट अटेन करना है ना, तो मैं उसको क्या कहूंगी? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है कि स्पेसिफिकेशन तो हो रहा है, ब्लास्टोमियर में स्पेसिफिकेशन आ रहा है, लेकिन वो कब आ रहा है वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये वाला जो ब्लास्टुला है, सॉरी ब्लास्टोमियर है, हम इसको ले लेते हैं, है ना। अभी तक इस ब्लास्टुला की स्टेज तक इसका फेट डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे फर्दर डिवाइड होगा इसका फेट डिसाइड होगा। सो मान लीजिए जब ये हमारा ब्लास्टोमियर आगे फर्दर डिवाइड कर रहा है, सो इसका क्या फेट बनने वाला है वो टोटली डिपेंड कर रहा है उसके नेबरहुड पर, कि उसके नेबर वाले एनवायरमेंट में, उसके नेबरिंग में, उसकी विसिनिटी में कौन सी अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। इन सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारा ये सेल कौन सा फेट अटेन करने वाला है। तो क्या हो गया, हमने कुछ कंडीशन लगाई कि अगर तुम्हारे नेबरहुड में ये ग्रीन कलर वाली सेल होगी तो तुम फॉर एग्जाम्पल एंडोडर्म बनाओगे, है ना। अगर हमने कहा कि तुम्हारे नेबरहुड में ये रेड कलर वाली सेल होगी तो तुम मेसोडर्म बनाओगे, है ना। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि उसका नेबरहुड डिसाइड कर रहा है कि वो कौन सा फेट अटेन करेगा। ऐसे स्पेसिफिकेशन को हम लोग कहते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, जहां पर ब्लास्टोमियर की कंडीशन डिसाइड करती है कि उसका फेट क्या होने वाला है। दूसरा अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, ऑटोनोमस, ऑटो वर्ड ही बता रहा है कि सेल्फ, सेल्फ से मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। जब ब्लास्टोमियर को नेबरहुड से कोई मतलब नहीं है, उसके अपने जो उसके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो उसके अपने फैक्टर्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि उसका फ्यूचर फेट क्या होगा, देन टोटली ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है। इस चीज को आप ऐसे समझिए, आपको किसी जगह पे किसी लोकेशन पे जाना है, अगर आपको उसका एड्रेस पता है तो आपको ऑब्वियस सी बात है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कहीं से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि भी मुझे कहाँ जाना है, कौन सा मुझे पाथ लेना है, क्योंकि आपको उसका पूरा एड्रेस मालूम है।
राइट। तो ये क्या ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कि क्या फेट अटेन करना है, वो सारे फैक्टर्स मेरे साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो मुझे पता है कि मुझे क्या फेट अटेन करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरा ब्लास्टोमियर रेड वाली सेल के अराउंड प्रेजेंट है, ग्रीन वाली सेल के अराउंड प्रेजेंट है ना। कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशनल में ऐसे मान लीजिए कि हमें एड्रेस नहीं मालूम, अब एड्रेस नहीं मालूम लेकिन हमें उस पर्सन के घर जाना है, हमें कुछ सामान डिलीवर करना है या कोई पार्टी है या कुछ भी समझ लीजिए, तो इन दैट केस हम लोग अपने नेबरहुड से जो भी हमें लोग मिलते हैं हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये पर्सन है, हमें इनके घर जाना है, आप मुझे एड्रेस बता सकते हो, है ना। तो ऐसे ही कंडीशन में जो पर्सन्स ने आपको बताया, जो आपके नेबरहुड ने आपको बताया, जो डायरेक्शन उन्होंने प्रोवाइड की, उसी के हिसाब से आप चलते चले जाओगे, है ना, क्योंकि आपको तो रास्ता पता नहीं है। तो वो होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो सी लैजिन की अगर हम बात करें तो सी लैजिन के अंदर दोनों तरीके का स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, ऑटोनोमस भी और कंडीशनल भी। बेसिकली इसके जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला के अंदर जो ब्लास्टोमियर पड़े हुए हैं ना, उन ब्लास्टोमियर्स में कुछ ब्लास्टोमियर्स हैं जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन दिखा रहे हैं, कुछ ब्लास्टोमियर्स हैं जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन दिखा रहे हैं। अब कौन सा रीजन ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन दिखाएगा, कौन सा कंडीशनल, और कौन डिसाइड करता है कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन करना है या कंडीशनल स्पेसिफिकेशन करना है, वी विल कवर दैट पोर्शन, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से सी लैजिन का डेवलपमेंट समझ में आएगा। आपके सीएसआईआर के एग्जाम में एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं वल्वा फॉर्मेशन। बेसिकली वल्वा फॉर्मेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बस उसको डिस्कशन से पहले हम लोग थोड़ा सा उसका और एम्ब्रोलॉजिकल स्टडी, डीप में स्टडी करना चाहते हैं, ताकि वल्वा फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए, राइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन देखिए, उससे पहले मैं अपना लीनेज यहाँ पर डिसाइड सॉरी ड्रॉ कर लेती हूँ, जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो जायगोट होता है उसको हम लोग पी नोड सेल से डिनोट करते हैं। देन इस जायगोट में जो फर्दर डिवीजन होता है तो हमें पता है यहाँ पर 2 सेल बनती हैं, ठीक है। और हमने ये चीज भी कवर करी थी, एक सेकेंड गाइस, ओके हमने 2 सेल यहाँ पे बना ली। एक हमारा जो जर्म लाइन को कवर करेगा, जर्म लाइन लीनेज को मेंटेन करेगा, दूसरा फाउंडर सेल। तो हमारा P1 सेल बनेगा, P1 सेल के बाद यहाँ पर AB सेल बनता है, ठीक है। ये वाला हमारा एंटीरियर एक्सिस है, दिस वन इज आवर सॉरी यस, दिस वन इज आवर पोस्टीरियर एक्सिस, दिस वन इज एंटीरियर एक्सिस। ये वैसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग फिर ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को अच्छे से समझ पाए कि कौन सा सेल हमारा ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के लिए जा रहा है, कौन सा हमारा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिर हमने देखा था कि ये P1 जो है ये P2 और हमारा एक दूसरा सेल बनाता है जिसे हम कहते हैं EMS सेल, और AB जो है यहाँ पर अगेन 2 सेल बनाएगा। ये 2 सेल कौन सी है, जो एंटीरियर एक्सिस की तरफ होगी वो ABA डॉटर सेल, और जो पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ होगी वो ABP सेल होगी हमारी, है ना। इस सेल की हम बात करते हैं, कौन सी सेल है हमारे, ये 4 सेल्ड स्टेज है ना। अब देखिए, जो हमारे एम्ब्रोयोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इस 4 सेल स्टेज पर उन्होंने इस P2 सेल को सेपरेट कर लिया, ठीक है। इवन 2 सेल स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो जो P1 सेल है ना, ये 2 सेल स्टेज पर जो P1 सेल है जिसको हम लोग जर्म लाइन सेल कहते हैं, दिस इज आवर जर्म लाइन सेल बिकॉज ये जर्म लीनिएज को मेंटेन करेगा। और AB सेल जो है हमारा यहाँ पर फाउंडर सेल है। सो एक्चुअली हुआ क्या, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के लिए हमने P1 सेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये जो P1 सेल है, हमने जब इसको अलग एनवायरमेंट के अंदर डेवलप किया तो हमने क्या देखा, अगर हम लोग P1 सेल को सेपरेट करते हैं देन ये ऑटोनोमसली बिना AB की प्रेजेंस के भी अपने पोस्टीरियर हाफ को बनाता है, ठीक है। इसका फेट क्या है, ये पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ है तो ये एम्ब्रॉय का पोस्टीरियर एक्सिस बनाएगा। AB सेल जो फाउंडर सेल है उससे जितना भी सेल्स हमारी आगे बनेंगी फर्दर डॉटर सेल्स, वो सारा एंटीरियर एक्सिस बनाता है। जब इन दोनों सेल को सेपरेट करके डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो किया गया तो ये मिला कि हमारा जो P1 सेल है बिना AB के भी अपना जो पोस्टीरियर जो सेल्स उसे बनानी थी, जो पोस्टीरियर एम्ब्रॉय से बनाना था वो बना रहा है।
लेकिन ए बी का बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाता है। ए बी अगर वहां पर प्रेजेंट नहीं है, P1 के साथ में अगर वो नहीं है, उसको अगर अलग ग्रो किया गया आइसोलेटेड मैनर में, देन डेफिनेटली वो अपना पोस्टीरियर हाफ नहीं, सॉरी एंटीरियर हाफ नहीं बना पाता। इवन उसके पास कुछ एक सेल्स है जिसको बना पा रहा है, बाकी उसको क्या चाहिए, उसको P1 चाहिए। जब तक उसके साथ P1 नहीं प्रेजेंट होगा, वो अपना एंटीरियर हाफ एम्ब्रॉय नहीं बना पाएगा। देखो थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजिंग हो रहा है। सिंपल वर्ड में कहें तो हमने क्या कहा, हम जब टू सेल स्टेज के ऊपर इन दोनों सेल्स को अगर अलग अलग एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं P1 और AB को, तो हमें क्या मिला कि P1 को अगर AB से अलग ग्रो किया जाता है, देन भी हमारा जो P1 है वो ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रॉय का पोस्टीरियर हाफ बनना था उसको बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, याद कीजिए, इसका मतलब यही हुआ कि P1 को किसी की जरूरत नहीं है। P1 कह रहा है कि मेरे पास अपने पास वो फैक्टर्स अवेलेबल हैं और मैं आराम से अपना फेट कंप्लीट कर सकता हूँ। मेरा जो फेट है कि मुझे पोस्टीरियर हाफ बनाना है वो मैं बनाऊंगा। तो इस टाइप का जो हमारा स्पेसिफिकेशन है वो क्या हुआ, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन हो गया, है ना। लेकिन ए बी सेल की बात करें, ए बी ने क्या कहा, ए बी ने कहा कि मेरे साथ जब तक P1 नहीं प्रेजेंट होगा, मैं आगे जो क्लीवेज करूंगा, जो आगे सेल्स बनेगी, वो एंटीरियर हाफ बनाएंगे जरूर, बट वैसा नहीं बनाएंगी जैसा बनना चाहिए था। यानी कि उसमें से कुछ सेल्स हमारी मिसिंग हो जाएंगी, सिर्फ कुछ ही सेल्स को ए बी हमारा बना पाएगा। तो ऑब्वियसली बात, इसको क्या चाहिए, इसकी कंडीशन लग रही है इसके स्पेसिफिकेशन के लिए कि ये अपना स्पेसिफिकेशन तभी अटेन करेगा जब इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, इसके पास P1 प्रेजेंट होगा, राइट गाइस। सो ये हमारा कैसा स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है। सो एविडेंसेस की बात कर लेते हैं। P1 सेल डेवलप ऑटोनोमसली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ AB and the result is the posterior half an embryo. We already discussed that portion. However, the AB cell in isolation makes only a fraction of the cell type that it would normally make. And what you also see that P1 has the ability to autonomously produce a pharyngeal cell when isolated. मतलब जब P1 सेल को हमने अलग किया तो उसने posterior half embryo बनाया, और वो भी कौन सा हमारा रीजन, इसका फेट क्या होता है कि इसका फेट होता है pharyngeal सेल्स को बनाना। इवन जब इसको सेपरेट किया गया तब भी इसने pharyngeal सेल का फॉर्मेशन किया। सो दैट शोज कि हमारा जो P1 है वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो करता है और जो हमारा AB है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है उसका डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, कौन P1 को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपका फेट है, आपको फेरेंजियल सेल बनानी है, और वो फेरेंजियल सेल ही बनाएगा अगर आप उसे आइसोलेटेड मैनर में ग्रो करें, चाहे आप AB सेल के साथ ग्रो करें। So the determination of P1 lineage appears to be autonomous with the cell fate determine internal cytoplasmic factor. As I said already कि हमारे जब ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है तो कुछ इंटरनल साइटोप्लाज्मिक फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि उसको कौन सा, उस सेल को कौन सा लीनिएज फॉलो करना है, कौन सा उसका फेट है, उसको कौन सा फेट फॉलो करना है, ठीक है। जब हम ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की बात करें इन केस ऑफ P1, तो हमारे पास 3 यहाँ पे प्रोटीन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम आपने याद रखना है। पहला है हमारा SKN1, ठीक है। सेकेंड प्रोटीन है हमारा PAL1 यानी कि PAL1, और थर्ड है हमारा PI1 या PI1, ठीक है। ये 3 प्रोटीन हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि P1 ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को ही फॉलो करे। हाउ, वो हम लोग यहां से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रोटीन की, दैट इज SK1। SK1 प्रोटीन है क्या, ये एक मैटरनली एक्सप्रेस्ड पॉलीपेप्टाइड है। बेसिकली इस प्रोटीन का नेचर क्या है, ये एक पेप्टाइड है, ठीक है। एंड ये मैटरनली एक्सप्रेस होता है। मैटरनली एक्सप्रेस का मतलब आपको पता है, जब ओवा का और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो हमारा जो स्पर्म है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेके आता है, स्पर्म से हमें 2 चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है मेल प्रोन्यूक्लाई यानी कि मेल का जेनेटिक मटेरियल, है ना, ताकि ऑब्वियसली बात है फ्यूजन हो सके, डिप्लॉयड बॉडी बन सके। दूसरा ये साथ में लेके आता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो आगे फर्दर स्पिंडल फॉर्मेशन कराएगा, क्लीवेज फर बनने में हेल्प करेगा। लेकिन जो एग होता है, एग से हमें क्या चीजें मिलती है, एग से हमें फीमेल का प्रोन्यूक्लाई भी मिलता है,
और इस न्यूक्लियाई के साथ साथ मिलता है हमें साइटोप्लाज्म। सो इस साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है वो भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो Sk1 बेसिकली है क्या, मैटरनली एक्सप्रेस पॉलीपेप्टाइड है। मैटरनली यानी कि ये हमें एग से मिल रहा है, एग के साइटोप्लाज्म से मिल रहा है, oocyte के साइटोप्लाज्म से भी मिल रहा है। that may control the fate of EMS blastomere। EMS की बात करी थी हमने, यहाँ पर हमने देखा था ना, यहाँ पर क्या बन रही है, हमारी EMS सेल बन रही है। तो ये कह रहा है कि जो Sk1 प्रोटीन है इस EMS के फेट को कंट्रोल करता है। कैसे, क्या फेट है, कैसे कंट्रोल करेगा। सो द सेल दैट जनरेट द पोस्टीरियर फेरिनेक्स, बेसिकली जो EMS ब्लास्टोमियर है ये हमारा फेरिनेक्स बनाता है। और फेरिनेक्स भी कौन सा, पोस्टीरियर वाला रीजन, उसका पोस्टीरियर रीजन बनाएगा, कंडक्ट करेगा, उसका फॉर्मेशन कंडक्ट करेगा। लेकिन ये जो Sk1 है वो डिसाइड करेगा कि EMS अपना फेट अटेन करेगा या नहीं। हाउ, देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हमारा पी नोड सेल था। पी नोड किसको बोला हमने, जायगोट को। जायगोट में क्लीवेज हुआ, फर्स्ट क्लीवेज के बाद P1 सेल, और P1 के साथ साथ उधर हमारा AB सेल बनेगा। अभी हम लोग सिर्फ P1 लीनिएज की बात करते हैं। P1 हमें पता है, P1 के पास ये एबिलिटी है कि वो ऑटोनोमसली प्रोड्यूस कर सकता है अपनी फेरेंजियल सेल को। हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब जैसे ही हमारा P1 डिसाइड होगा, हमें पता है पर दो सेल बनने वाली है। एक होगा हमारा जर्म लाइन सेल P2 सेल, दूसरा होगा हमारा EMS जो फाउंडर सेल की तरह काम करेगा। EMS के पास ये एबिलिटी होती है कि ये फ्यूचर में जाके फेरेंजियल मसल सेल बनाने वाला है, फेरेंजियल पोस्टीरियर रीजन बनाने वाला है, फेरिनेक्स बनाने वाला है ना। जब EMS के अंदर क्लीवेज हुआ तो यहाँ पर दो सेल बनी, MS और E। E बेसिकली एंडोडर्म बनाता है, एंडोडर्म भी कौन सा, इंटेस्टाइनल एंडोडर्म बनाता है। MS हमारा बनाता है मसल मेसोडर्म, ठीक है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं MS बनाएगा मेसोडर्म, E बनाएगा एंडोडर्म, अगर ये अपना नॉर्मल फेट फॉलो कर रहे हैं तो, है ना। सो MS के पास ये एबिलिटी है कि वो फेरेंजियल टिश्यू बनाएगा और मसल मेसोडर्म बनाएगा, है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, Skn का रोल पढ़ना है। हम इतनी बातें समझ ली कि EMS आगे जाके क्लीव होके MS और E बनाए, इस चीज का इंश्योरिटी कौन करेगा, Skn प्रोटीन करेगा। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने कुछ एम्ब्रोलॉजिकल स्टडी करे। तो हमारी क्या फाइंडिंग्स थी, एम्ब्रॉय फ्रॉम होमोजाइगस Skn1 डेफिशिएंट मदर, यानी कि वो मदर जिनके एग के अंदर oocyte के अंदर Sk1 की डेफिशिएंसी थी, उनके पास ना तो फेरेंजियल मेसोडर्म बन पाया ना ही एंडोडर्म बन पाया। यानी कि इस EMS का फेट कौन डिसाइड कर रहा है, Skn1 डिसाइड कर रहा है। अगर ये EMS के साइटोप्लाज्म में Sk1 का एक्सप्रेशन होगा तो ये आराम से अपना फेट फॉलो करेगी, यानी कि इसके फर्दर क्लीवेज के बाद ये हमारा मसल मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगी। इन केस अगर ये Sk1 म्यूटेंट हो जाता है, म्यूटेंट या डेफिशिएंसी इसकी आ जाती है, तो डेफिनेटली ना तो मसल मेसोडर्म बनने वाला है ना ही हमारा बनने वाला है एंडोडर्म, ठीक है। दूसरा हमारा फाइंडिंग क्या कहता है, दीज एम्ब्रॉय सीम्स टू मेक एक्स्ट्रा हाइपोडर्मल स्किन बॉडी वॉल टिश्यू वेयर देयर इंटेस्टाइन फेरिनेक्स शुड बी, जहां पर उसका इंटेस्टाइन और फेरिनेक्स बनना चाहिए था, क्योंकि मेसोडर्म हमारा फेरिनेक्स बनाने वाला है, ये हमारा एंडोडर्म बनाने वाला है ना। जहां पर बनना चाहिए था हमारा ये दो सेल, लेकिन जब Sk1 डिफिशियंसी आ जाती है तो बना क्या है, वहां पर हाइपोडर्मल सेल बन गई, ठीक है, जो बननी नहीं चाहिए थी, है ना। तो ये शोज कर रहा है कि EMS का फेट कौन डिसाइड करेगा, Skn1 प्रोटीन डिसाइड करेगा। सो Skn हमारा स्पेसिफाइड होता है विद द हेल्प ऑफ दिस, EMS हमारा स्पेसिफाइड होता है विद द हेल्प ऑफ दिस Sk1 प्रोटीन। अगर इसका एक्सप्रेशन उसके साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो उसका नॉर्मल फेट फॉलो होगा, अगर नहीं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर फेट का यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वो हाइपोडर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो प्रोटीन है दैट इज पाल1 प्रोटीन। पाल1 प्रोटीन बेसिकली इसकी एक्टिविटी हमारा क्या करती है, देखो पाल1 प्रोटीन क्या करेगा। पाल1 प्रोटीन हमें किस लिए चाहिए, फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द सोमैटिक डिसेंडेंट ऑफ द P2 ब्लास्टोमियर। हमारा जो P2 ब्लास्टोमियर है, हमने कहा था ना जो P1 सेल है हमारा, P1 सेल क्या दिखा रहा है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है ना। इसके पहले प्रोटीन की हमने बात कर ली, पहले प्रोटीन में हमने क्या कहा कि आगे जब P1 आगे हमारा EMS में डिवाइड होगा तो इस EMS को उसका फेट फॉलो कौन कराता है, Skn1 कराता है ना। इतनी बातें हमने समझ ली। अब हम दूसरे प्रोटीन की बात करते हैं, पाल1 प्रोटीन की। पाल1 प्रोटीन ये चीज इंश्योर करता है कि ये जो P2 ब्लास्टोमियर है ये अपना फेट आगे फॉलो करे, इसका आगे नॉर्मल डेवलपमेंट हो, उस चीज का इंश्योरिटी कौन करेगा, पाल1 करेगा,
ठीक है। ईएमएस के लिए SK1 प्रोटीन चाहिए था, P2 के लिए क्या चाहिए, PAL1 चाहिए। ठीक है, अब कैसे काम करेगा देखिए, हमारा जो PAL1 प्रोटीन है हमने कहा कि ये P2 का नॉर्मल डेवलपमेंट कराएगा, लेकिन ऑफ कोर्स इस PAL1 प्रोटीन को भी कोई ना कोई रेगुलेट कर रहा है। सो इस PAL1 प्रोटीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं हमारे ये दो प्रोटीन जिसको हम कह रहे हैं मैक्स3 और SKN1 प्रोटीन। ठीक है, SK1 की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि इससे हम थोड़े से फैमिलियर हैं। सो SK1 प्रोटीन अपनी नॉर्मल केस में क्या करता है, ईएमएस का फेट डिसाइड करवाता है। अगर ये SK1 एक्सप्रेस हो रहा है तो ईएमएस हमारा प्रॉपर्ली एमएस और ई सेल में डिवाइड हो जाएगा, है ना। वहीं अगर SK1 का एक्सप्रेशन हाई है तो ये PAL1 के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है। ठीक है जी, PAL1 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। मैक्स3 भी हमारा एक प्रोटीन है। मैक्स3 बेसिकली एक आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है जिसका काम क्या है, टू इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ द PAL1 mRNA। ये भी क्या करेगा, PAL1 के mRNA का ट्रांसलेशन नहीं होने देगा। mRNA का ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो PAL1 प्रोटीन नहीं बन पाएगा, PAL1 प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो देखिए, अगर SK1 ने हमारा PAL1 को इनहिबिट किया, यानी कि SK1 का अमाउंट ज्यादा है और MX3 का अमाउंट ज्यादा है, तो PAL1 ऑब्वियसली बात है नहीं बन पाएगा। अगर PAL1 नहीं बन पा रहा तो नो सोमैटिक सेल टाइप डिराइव फ्रॉम द C एंड D सेल, क्योंकि आपको पता है ये जो P2 का आगे लीनिएज फॉलो होने वाला है उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें PAL1 प्रोटीन चाहिए, है ना। SK1 ने अपना काम तो कर लिया, ईएमएस का डिफरेंशिएशन करा दिया, आगे से दो सेल बन गई हमारी, MS सेल बन गई और हमारी E सेल बन गई, लेकिन ये P2 सेल को कह रहा है कि मैं तुम्हें आगे अपना लीनिएज फॉलो नहीं करने दूंगा, है ना। तो ये इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है। वहीं अगर हमारा मान लीजिए MX3 हमारा म्यूटेंट हो जाता है, MX3 प्रोटीन म्यूटेंट हो गया, mRNA का ट्रांसलेशन नहीं रोक पाएगा, mRNA का ट्रांसलेशन नहीं रोक पाएगा तो हमारा प्रोटीन बनेगा PAL1। PAL1 अगर बन गया तो ऑफ कोर्स नॉर्मल डेवलपमेंट होगी हमारा सोमेटिक डिसेंडेंट ऑफ द P2 ब्लास्टोमियर की, यानी कि P2 सेल से जो आगे हमारी सेल बनने वाली थी। आपको पता है ना, जब P2 डिवाइड होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें एक C सेल मिलती है, एक P3 सेल मिलती है, फिर हमारा आगे P3 बार डिवाइड होता है, हमें एक D सेल मिलती है ना, और एक P4 सेल मिलती है। तो वो जो P2 का लीनिएज था कि उसे जर्म लाइन को भी मैनेज करना है और हर क्लीवेज के बाद एक फाउंडर सेल उसे निकालनी है, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस PAL1 प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, तो हमने दो चीजें समझी कि हमारा जो SKN प्रोटीन है वो EMS के फेट को डिसाइड करता है और PAL1 प्रोटीन है वो हमारा P2 के फेट को डिसाइड करता है। अब एक तीसरा प्रोटीन हमारे पास आता है जिसको हम कहेंगे PAI1। बेसिकली PAI1 क्या करेगा, इट रिप्रेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोमैटिक सेल फेट एंड प्रिजर्व द टोटिपोटेंसी ऑफ द जर्म सेल लीनिएज। ये क्या चीज इंश्योरिटी करता है कि जर्म लाइन जो है हमारे वो बनी रहे और सोमैटिक सेल को ये सप्रेस करेगा। तो अब ये PAL1 क्या करता है, देखो इन सारी चीजों को हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं पहले। हाँ, अब हमने हम PAI1 की बात कर रहे हैं। हमारा PAI1 क्या करेगा, PAI1 SK1 को भी इनहिबिट करेगा और PAI1 हमारे PAL1 को भी इनहिबिट करेगा, क्योंकि ये क्या चाहता है, SK1 की वजह से, वापस से हम इस चीज को याद करते हैं, P0 से P1 बना, ठीक है, P1 के साथ साथ AB सेल बनी, हमें AB सेल की बात नहीं करनी। अब P1 से हमारा आगे क्या बना, EMS सेल बनी, है ना, EMS के साथ साथ यहाँ पर P2 सेल बनी। P2 सेल का लीनिएज कौन मेंटेन करेगा, PAL1 मेंटेन करेगा कि पाल अपना P2 जो सेल है वो हमारा अपना लीनेज फॉलो करे, उस चीज की इंश्योरिटी कौन करता है, PAL1 प्रोटीन करता है। EMS अपना लीनेज फॉलो करे, इसके लिए हमारा SKN1 प्रोटीन काम करता है। राइट, इतनी बातें हमने क्लियर कर ली है ना। आगे का हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर में ले लें। ओके, सो P2 आगे हमारा फर्दर डिवाइड होके क्या बनाता है, हमें पता है P2 से हमारी बनती है C सेल और दूसरा हमारा बनता है P3 सेल, है ना। फिर उसके बाद आगे यही हमारा P3 सेल डिवाइड होगा तो P3 से हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर D सेल और P4 सेल। तो हमें पता है ये जो P1, P2, P3, P4 चल रहा है ये जर्म लाइन लीनिएज है ना। अब अगर मान लीजिए PAL1 प्रॉपर्ली काम कर रहा है तो PAL1 क्या कर रहा है कि P2 जब डिवाइड होगी तो वो C को बनाए, D को बनाए, ये जर्म लाइन के लिए कोड नहीं कर रहा है ना। तो PAL1 जब तक हमारा है वो C और D की फॉर्मेशन को इनिशिएट कर रहा है, जर्म लाइन को नहीं। तो इस जर्म लाइन को इंश्योर करने के लिए हमारा तीसरा आता है PAI1। PAI1 कहता है कि टोटिपोटेंसी ऑफ जर्म लाइन मेंटेन करके रखनी है भैया, P1 की लीनिएज भी तो मेंटेन करनी है ना, P2, P3, P4 को भी मेंटेन करना है। तो ये कि आगे हमारा अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पर्म एंड ओवा की फॉर्मेशन करने वाला है ना।
इस बात समझ में आ गई। अब ईएमएस की बात करते हैं। ईएमएस का हमें पता है, ईएमएस आगे डिवाइड होकर दो सेल बनाता है, एक बनाता है एमएस सेल और एक बनाएगा ई सेल। ई सेल आगे एंडोडर्म बनाएगी, एमएस सेल हमारा मेसोडर्म बनाएगा, है ना। तो इस लीनेज को फॉलो करने के लिए एसकेएन1 काम कर रहा है, लेकिन एसकेएन भी क्या कर रहा है, आगे फाउंडर सेल ही तो बना रहा है। ये भी बेसिकली है क्या, ये भी फाउंडर सेल है। और जो हमारा सी एंड डी है ये भी क्या है, फाउंडर सेल है, क्योंकि ये भी आगे जाके ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, राइट। लेकिन इस लीनेज के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा। तो हमारा तीसरा प्रोटीन आता है पाई1। ये क्या करेगा, इन दोनों की एक्टिविटी को रिप्रेस करेगा। अगर ये दोनों की एक्टिविटी रिप्रेस हो गया, आप सोचिए, अगर इन दोनों का एक्टिविटी रिप्रेस हो गया तो डेफिनेटली इनिशियल कंडीशन सॉरी इनिशियल स्टेजेस पर हमारा जो जायगोट था टोटिपोटेंट था, है ना। अगर ये दोनों प्रोटीन नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स आगे का लीनियज तो फॉलो ही नहीं होगा ना, और हमारा P1 ही रह जाएगा, और P1 ही रह जाएगा तो ऑफ कोर्स ये कैसा था, इसका नेचर कैसा था, टोटिपोटेंट था, जर्म लाइन सेल थी, तो वो जर्म लाइन मेंटेन हो जाएगी, है ना। इसलिए जो पाई1 है वो SK1 को भी इनहिबिट करता है और पाल1 को भी इनहिबिट करता है। सो ऑफ कोर्स हमने इसके ऊपर भी कुछ केस स्टडी करी, और हमारी केस स्टडी क्या कह रही है कि अगर हमें म्यूटेशन मिली किसके अंदर, मैटरनल पाई1 जीन के अंदर हमने म्यूटेशन करी स्टडी करने के लिए, उसका इफेक्ट स्टडी करने के लिए, तो हमें क्या मिला कि जो जर्म लाइन ब्लास्टोमियर है उन्होंने सोमैटिक फेट को अटेन कर लिया है विद द P2 सेल बिहेविंग सिमिलरली टू द वाइल्ड टाइप EM ब्लास्टोमियर। यानी कि जिस P2 सेल को आगे जाके P3 P4 बनाना था, अब वो EMS वाले फंक्शनैलिटी को ही अटेन कर चुकी है। यानी कि जैसे EMS हमारा एंडोडर्म और मेसोडर्म बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा था, वैसे P2 सेल का भी हमारा वही फेट होगा, है ना। लेकिन हमें तो ऐसा करना नहीं है, हमें जर्म लाइन लीनेज को तो मेंटेन करनी है, तो उसी के लिए हमारा काम करता है पाई1 प्रोटीन।